Hi friends, welcome back. Big disaster waiting to happen in India. 35 lakh people in danger. ये क्या है? चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। जल्दी शुरू करते हैं। इंडिया में एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है जो एक साथ 35 लाख लोग की जान ले सकता है। इसे समय रहते रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। तमिलनाडु और केरला के बीच में स्थित एक 123 इयर्स पुराना डैम मुल्लापेरियार डैम टूटने के कगार पर है। ये कभी भी फट सकता है और अगर ऐसा हो गया तो उसके आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट्स और उसमें रह रहे 35 लाख लोग बाढ़ में डूब के मर सकते हैं। मुल्लापेरियार डैम को बनकर आज 123 इयर्स हो चुके हैं। ये 1895 में बना था और इसके बनने के 80 साल बाद से ही इसमें क्रैक्स और लीक्स आने लग गए थे जो आज और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस ने खुद रिसेंटली इस डैम को लेकर इंडिया को एक वार्निंग इशू किया है। इसके अलावा भी आईआईटी रुड़की, केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंडियाज लॉयर्स एसोसिएशन और ना जाने कितने सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स ने इस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट किए हैं और सभी का एक ही ओपिनियन था कि इस डैम को जितना जल्दी हो सके रिप्लेस करके वहां पर एक नया डैम बना देना चाहिए, क्योंकि एक डैम की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 50 साल की होती है, लेकिन इस डैम को उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा 123 इयर्स हो चुके हैं। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट्स का तो ये कहना है कि अगर इस एरिया में 6.5 रिक्टर स्केल का भी एक अर्थक्वेक आ जाता है तो ये डैम तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। और अगर आप इस डैम की लोकेशन देखोगे ना तो ये पूरा एरिया एक मेजर अर्थक्वेक प्रोन जोन है। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर भगवान ना करे ये डैम के साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये अकेले नहीं टूटेगा बल्कि इससे निकलने वाले 53,000 करोड़ गैलन्स का पानी और ढेर सारा मलबा अपने साथ 3 और डैम्स को भी तोड़ देगा। यस, क्योंकि इस डैम का लोकेशन ही थोड़ा सा डेंजरस है। इस डैम के एग्जैक्ट पीछे है इडुक्की डैम। इडुक्की डैम के पीछे है चेरुथोनी डैम और इसके एकदम बाजू में है कुलामावू डैम। यानी कि एक तरह से मुल्लापेरियार डैम एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर लेगा। वो पानी इतना बह के आएगा कि उन डैम्स को भी तोड़ देगा। और इसमें से भी इडुक्की डैम तो एशिया का लार्जेस्ट डैम है, उसको भी तोड़ देगा। सो जस्ट इमेजिन ये इंडिया के लिए कितना बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। 4 डैम टूटना कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। And just so that you can imagine the scale, जरा सोचो 1979 में गुजरात में सिर्फ एक डैम मोरबी डैम टूटा था और उसी से इतने मेजर फ्लैश फ्लड्स आए थे कि यहाँ पर 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। 11 अगस्त का दिन मोरबी के लोगों के लिए विनाश का संदेश लेकर ही आया। पूरे क्षेत्र के जनजीवन को तहस नहस कर गया। तुम्हें पता है यू कैन कंट्रोल इट। निशान तक नहीं रहा। असंख्य परिवार पूरे के पूरे ही बह गए। कि पूरे इंसान जो है वो टेलीफोन वायर पे लटके हुए थे, इलेक्ट्रिक वायर पे लटके हुए थे और हजारों के तादाद में लाशें पड़ी हुई थी। मतलब वाकई में हमारे देश में एक बहुत बड़ी आपदा कभी भी दस्तक दे सकती है। लेकिन सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि सबके बावजूद हमारे देश के कई सारे नेता, कई सारे पार्टीज इस पर सिर्फ पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं। मतलब केरला और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट्स एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। 2 states, a 126-year-old dam, and a long-standing conflict. Kerala dispute over the Mullaperia Dam. और इसके पीछे का वन ऑफ द रीजंस है इस डैम का लोकेशन। इस बांध का लोकेशन तो केरला के बॉर्डर्स के भी 173 किलोमीटर्स अंदर आता है, यानी कि ये डेफिनेटली केरला के टेरिटरी में ही आता है। तो फिर अगला सवाल ये आता है कि इसमें तमिलनाडु की सरकार क्यों इंटरफेयर कर रही है? केरला गवर्नमेंट तमिलनाडु गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रही है कि वो आके उनके राज्य में ही इस डैम की मरम्मत करे? और वेल यही तो इस पूरे कहानी की सबसे बड़ी आयरनी है। पैसा नहीं खर्च करना चाह रहा कोई भी, जिस वजह से आज तक ये हालत है और जो लूपहोल आज से करीब 123 इयर्स पहले खड़ा हुआ था और जिस वजह से आज तक दोनों भी स्टेट्स इसकी कंप्लीट जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे। एक्चुअली में इस डैम की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। 1890s में जब पूरा इंडिया ब्रिटिश राज में था और ये पूरा इलाका मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था, तब इस एरिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मेजर ड्राउट्स आ गए थे, सूखा पड़ गया था। मदुराई, थेनी, शिवगंगा, रामनाथपुरम एंड डिंडीगुल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो आज तमिलनाडु में आते हैं, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आज तक भी ड्राउट प्रोन एरियाज ही है। लेकिन तब तो इनकी स्थिति और भी ज्यादा खराब थी।
सो इनके ड्राउट के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द ब्रिटिश इंडिया ने ट्रावेनकोर के राजा श्री मूलम थिरुनाल मराठा से एक डील साइन की। ब्रिटिशर्स का प्लान था कि पास ही में स्थित पेरियार नदी जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, उसके बहाव को अगर रोककर मोड़ा जाए तो थोड़ा सा पानी इन सूखे जिलों में भी पहुंचने लगेगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि ये जमीन ट्रावेनकोर राज्य की थी और इसीलिए उन्होंने वहां के राजा के साथ एक डील साइन की कि वो उन्हें 35,000 हेक्टेयर्स का जमीन 999 इयर्स की लीज पे दे देगा। ये लैंड मिलते ही फिर ब्रिटिशर्स ने वहां पर मुल्ला पेरियार डैम बनाया, जिससे इन इलाकों को भी पानी मिलने लगा और इसी डैम की वजह से आज भी इनकी स्थिति काफी बेहतर हो चुकी है। लेकिन पार्टीशन के बाद प्रॉब्लम ये हो गई कि बीच में एक लकीर बन गई। ईस्ट का ये इलाका बन गया तमिलनाडु और वेस्ट का ये इलाका बन गया केरला और हमारा डैम फंस गया इन दोनों राज्यों के एकदम बीच में। और क्योंकि आज भी ये डैम खड़ा तो केरला की जमीन पे है, लेकिन ये तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, इसीलिए इसकी ओनरशिप आज तमिलनाडु के पास है और यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम भी ना 1979 तक इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक डैम में कोई डैमेज नहीं हुआ था। लेकिन 80 इयर्स के बाद 1979 में इस डैम में क्रैक्स डेवलप होने लग गए, जहां से फिर पानी लीक होने लग गया। अब ये बात ऑलरेडी वहां के लोकल्स को काफी परेशान कर रही थी कि साल 1979 में ही मोरबी हादसा भी हो गया। गुजरात का मोरबी डैम टूट गया और इससे क्योंकि एक झटके में बहुत सारा पानी रिलीज हुआ, इसीलिए उस एरिया में फ्लैश फ्लड्स आ गए। अब ये उस समय में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया था, क्योंकि इसके वजह से बाढ़ में 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। और इसीलिए आप सोच सकते हो कि इस न्यूज के बाद केरला की जनता कितनी पैनिक हो गई हो। अब केरला स्पेसिफिकली मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डैम पेरियार नदी पर बना हुआ है और इस नदी का बहाव केरला के तरफ जाता है। सो अगर भगवान ना करे लेकिन ये डैम अगर कोलैप्स हो जाता है तो इसके पानी से होने वाले फ्लैश फ्लड्स और डीब्रीज, इवन मलबा, सब कुछ केरला को हिट करेगा। और इसीलिए जब केरला के लोगों ने इस डैम को लेकर मांग उठानी शुरू की, तब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उस दौर में यानी कि 1979 में 26 करोड़ रुपीस खर्च करके एक 10 मीटर चौड़ी कंक्रीट वाली वॉल खड़ी कर दी मुल्ला पेरियार डैम से लग के। बेसिकली उन्होंने उसी डैम की दीवारों को और भी ज्यादा मजबूत कर लिया। लेकिन इस मरम्मत का काम करवाने के बस 9 साल में ही उसी इलाके में एक अर्थक्वेक आ गया 4.5 रिक्टर स्केल का। अब आमतौर पर एक डैम के फटने का नंबर 1 रीजन अर्थक्वेक्स ही होते हैं और इसीलिए इसके बाद वहां के लोग और भी ज्यादा घबरा गए। अब लोगों की मांग उठने लगी कि सिर्फ डैम की दीवारों को ही मजबूत करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें एक नया डैम ही बना के दो। और इस घटना के बाद से आज तक वहां पर इस मुद्दे को लेकर सिर्फ पॉलिटिक्स ही चालू है। Tamil Nadu accused Kerala in Supreme Court of blocking necessary maintenance work and delaying routine work for more than a year. केरला गवर्नमेंट की इसको लेकर 2 मांगे हैं, या तो डैम का पानी कम कर दो, यानी कि डैम में कम पानी स्टोर होना चाहिए, या फिर हमें नया ही डैम बना के चाहिए। लेकिन हाँ, उस डैम का कंस्ट्रक्शन हम अपने हिसाब से ही करेंगे, जिसमें से एक मेन पॉइंट ये है कि वो इस न्यू डैम को तमिलनाडु को 1895 में जो जमीन लीज पर मिली थी उसके बाहर केरला गवर्नमेंट ये नया डैम बनाएगी। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट का इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट स्टैंड है। तो सबसे पहले तो उन्होंने केरला गवर्नमेंट पर एलिगेशंस लगाए हैं कि हम ऑलमोस्ट हर साल मुल्ला पेरियार डैम के पास उसकी मरम्मत करने जाते हैं, लेकिन केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनके काम में अड़ंगे डालता है, वो उन्हें वहां पर घुसने ही नहीं देता है। दूसरी बात, उनका कहना यह है कि ना तो वो एक नया डैम बनने देंगे, ना ही वो उस डैम में स्टोर किए पानी के लेवल को भी कम करने देंगे। क्योंकि पानी का लेवल अगर कम हो गया तो तमिलनाडु के वो डिस्ट्रिक्ट्स जो उसी पानी पर डिपेंडेंट है उन तक पानी सही से नहीं पहुंच पाएगा। तीसरी बात, उन्होंने केरला गवर्नमेंट पर एक और एक एलिगेशन लगाया कि उनका कहना यह है कि केरला गवर्नमेंट जानबूझकर एक नया डैम लीज किए हुए लैंड के बाहर यानी कि केरला के प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्ट करना चाहती है, जिससे उस डैम पर तमिलनाडु का कंट्रोल एकदम खत्म हो जाए। सो इससे बेसिकली एक तो केरला गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि तमिलनाडु के इन डिस्ट्रिक्ट्स को कितना पानी देना है और कितना नहीं, और दूसरी बात, इस डैम से आज की तारीख में 1000 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। सो तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना यह है कि इससे ये पैसा भी केरला गवर्नमेंट के पास ही चला जाएगा। अब अगर आप भी इन दोनों ही गवर्नमेंट्स की मांगों को सुनोगे ना, तो आप खुद ही ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सही है और कौन गलत। एंड ऑनेस्टली
ये हमारा काम होना भी नहीं चाहिए। इसके लिए कई इंडिपेंडेंट जुडिशरी बॉडीज है जो इस पर डिसीजन दे। लेकिन एक बात तो इस केस में बिल्कुल साफ दिख रही है कि दोनों ही स्टेट्स की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम से अपना पल्ला झाड़ रही है। एंड माय पॉइंट इज एग्जैक्टली दिस, किससे अल्टीमेटली नुकसान किसका हो रहा है? वहां की आम जनता का। रिस्क किसको लेना पड़ रहा है? वहां की आम जनता। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिस्क कि अगर कुछ दुर्घटना होती है तो ये इतना बड़ा डिजास्टर होगा कि शायद ही इंडिया का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इसे संभाल भी पाएगा। इन्हें कहो तुम केरला तमिलनाडु करते लड़ते रहो और आम जनता जो है बेचारी मर जाएगी इनकी लड़ाई में। मैं तो ये सोच रही थी कि शर्म आनी चाहिए कि सारे इंडिया का एक पार्टी है, ये सोचने की जगह कि भैया हम पूरा एक इंडिया है, तमिलनाडु अपना फायदा देखना चाहता है, केरला अपना फायदा। इससे अच्छे तो फिर अंग्रेज हुए जिन्होंने बाहर से आके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की, फिर राजाओं से भी साइन कराया। एक ही लैंड थी, फर्क नहीं तो भी उनको क्या पड़ी थी? देखिए मैं तो ये कहूंगा कि डिफिकल्ट सिचुएशन है क्योंकि लैंड केरला की है। अगर केरला की लैंड के ऊपर नहीं, मेरे ख्याल से तमिलनाडु में बनी है। पहले मतलब ये पानी स्टेट्स जाता है बनने से तमिलनाडु को, पहले तो पानी जो है वो निकल के जा रहा है केरला से, और डैम का कंट्रोल तमिलनाडु के पास है केरला के अंदर बेनिफिट। अगर डैम टूट गई तो पानी जो है केरला के थ्रू जाएगा। अगर डैम टूट जाती है पानी केरला के थ्रू जाएगा, राइट। मगर अभी जो बेनिफिट हो रहा है वो तमिलनाडु को हो रहा है। पर मेंटेनेंस भी तो वही कर रहे हैं, बेनिफिट। मगर लैंड मेरे ख्याल से केरला की है वो, पता नहीं, बड़ा कंफ्यूज। तो ये तो पंगा पड़ेगा ही। पर तो नहीं, पर फिर ऐसे करो ना 50-50 कर लो हर चीज, इतना क्या रोना। केरला वाले बोलेंगे कि हमें तो बेनिफिट मिलता नहीं है इसका डैम का, तो फिर हम क्या करें? तो 50-50 बेनिफिट कर लो, 50-50 एक्सपेंडिचर भी कर लो, सब। बट यही है कि एक जगह और प्रॉब्लम ये आती है कि दोनों स्टेट्स में गवर्नमेंट जो है किसी और पार्टी की है। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। अनलेस पता नहीं, मुझे तो नहीं पता भैया ये पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है वहाँ पे। अगर एक ही पार्टी की गवर्नमेंट आ जाए दोनों स्टेट्स में, देन दे कैन प्रॉब्ली रिजॉल्व दोज मैटर। हाँ, तब तक वेट करते रहेंगे। ये तो एक ये मैं कह रही हूँ, दे आर वेटिंग फॉर अ डिजास्टर टू हैपन। हाँ, और दिस इज अ डिजास्टर जो कभी भी हो सकता है। दोनों स्टेट में एक तब क्या एक दूसरे को तब भी एक दूसरे को ब्लेम ही करते रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फोर्स करना पड़ेगा सोल्यूशन दोनों स्टेट्स पे। नहीं, जब तुम बोलो को एक करो कि भैया 50-50 करो, या अगर तुमको इक्वल प्रॉफिट्स चाहिए तो इक्वल तुम खर्चे भी करो, और जल्द से जल्द होना चाहिए, क्योंकि ये तो कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। ये तो बट अभी तक तो स्टालिन का पता लगा है कि उसने नए प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है। क्या? तमिल और हिंदी की वही दोबारा चालू कर दी तमिलनाडु में प्रॉब्लम्स। ये तो पता नहीं क्या कर रहे हैं इंडिया के अंदर तो बैठे। अभी भी मैं सरप्राइज्ड हूँ कि लोग जो है अभी भी उस चीज में पड़ जाते हैं, तमिलनाडु वाले लैंग्वेज के बैरियर में पड़ जाते हैं। इतनी छोटी सोच, बहुत ही घटियापन है। कहाँ देश फिर आगे तरक्की करेगा जब ऐसे छोटी छोटी चीजों पे इतना वो करेंगे। और जिन स्टेट्स में हिंदी पढ़ाते हैं उनको बेनिफिट होता है उन लोगों को, क्योंकि व्हेन दे मूव आउट दे कैन इजीली कम्युनिकेट। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए लोगों को, हर को हिंदी तो होनी चाहिए, ताकि अपने देश में कहीं पे भी तुम जाओ तो तुम्हारे को एक यूनिवर्सल लैंग्वेज तो चाहिए अदर देन इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश हमारी अपनी लैंग्वेज, इंग्लिश तो नहीं है। इंग्लिश यूज होती है भैया, फायदेमंद होगी अगर किसी को बाहर बूर जाना हो कुछ, पर अपने देश की एक लैंग्वेज होनी चाहिए, उससे यूनिटी आती है। ताकि बाहर भी कंट्री में कहीं आप जाओ तो आप सब एक ही लैंग्वेज बोलते हो, तो आप में यूनिटी होती है कि हाँ हम सब है। और यहाँ मिलो तो इंडियन में एक कोई तमिल वाले इकट्ठे एक ग्रुप बना लेते हैं, बाहर में बाहर की कंट्रीज में उनका अपना ग्रुप होता है, बंगालियों का अपना ग्रुप होता है। तो ये प्रॉब्लम, यूनिटी कहाँ होती है बाहर भी? अगर एक लैंग्वेज हो तो सब इकट्ठे तो होंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यू शुड पिक द लैंग्वेज जो मेजॉरिटी में है, जो भी मेजॉरिटी में। हाँ, इजियर होगी, कम लोगों को नई लैंग्वेज सीखने को होगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।